हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। स्टडी पॉइंट टू गोरख सर में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे पहले अनुच्छेद के बारे में। प्रथम अनुच्छेद में या प्रथम भाग के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे भाग पहले भाग में क्या है और अनुच्छेद पहले से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए साथियों, हम देखते हैं आज की क्लास को और पिछली क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था, पिछली क्लास में हमने जानकारी दी थी आपको कि भारत के अंदर कितनी कितनी अनुसूचियां, भारतीय संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इन्हीं के बारे में हमने बात की थी। आइए एक बार और उससे पहले हम देखते हैं मोटिवेशन शायरी को, जैसे कि 4 चांद में मैं आपके लिए हर रोज लाता हूँ एक मोटिवेशन शायरी। तो आइए देखते हैं शायरी को। आइए, न थके अभी पैर और ना ही हिम्मत हारी है, न थके अभी पैर और ना ही हिम्मत हारी है। जिंदगी हौसला है जिंदगी में कुछ करने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी तक सफर जारी है। प्यारे साथियों, आपको रुकना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्यारे साथियों, आप जिस कदम पर, जिस रास्ते पर चल चुके हैं प्यारे साथियों, उस पर आपको तदर्थ रूप से चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। प्यारे साथियों, इसीलिए बताया है कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का जो हौसला है वही हमें बताना है। तो आपको ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं प्यारे साथियों, उस पर बड़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ते रहें। तो आइए प्यारे साथियों, अब देखते हैं अपनी क्लास को। एक बार वीडियो को शेयर कर दें, सभी को पता चल जाए, जिससे कि हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। एक बार शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए बढ़ते हैं अपने संविधान के टॉपिक की तरफ। आइए प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे भाग नंबर 1। तो आप हेडिंग बना सकते हैं भाग 1। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, एक बार आप इधर नोट कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में हमारे भाग जो हैं वो 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मैं वर्तमान की चीज़ लिखवा रहा हूँ। अनुसूची कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद हमारे पास आते हैं 395। और वर्तमान में अगर देखा जाए, ये संविधान के बारे में, वर्तमान में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 350 से भी ज़्यादा है। इनके बारे में मैंने आपको कल भी जानकारी दी थी। तो आइए आज शुरू करते हैं भाग नंबर 1 से। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम भाग, जितने भी संविधान के 22 भाग हैं, इनको हम हाथों हाथ कंप्लीट करते चलेंगे, ना कि किसी क्लास का टाइम खराब करेंगे। आइए प्यारे साथियों, देखते हैं भाग नंबर 1 क्या है। तो भाग, आप हेडिंग बना सकते हैं भाग 1। भाग 1 के अंदर क्या है? तो भाग 1 के अंदर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके बारे में जानकारी दी है हमें। जो हमारे संविधान के अंदर संघ यानी केंद्रीय व्यवस्था और राज्य यानी राज्य की व्यवस्था जो भी है, उसके बारे में हमें जानकारी दी है। कौन से अनुच्छेद, कौन से भाग में? तो भाग नंबर 1 में है। एक लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भाग नंबर 1 में क्या है। तो क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है। आइए साथियों, अब देखते हैं अपने अनुच्छेदों को। तो प्यारे साथियों, इसमें भाग नंबर 1 में जो अनुच्छेद आते हैं हमारे, आते हैं 1 से 4 तक। आप इन्हें लिख सकते हैं। भाग नंबर 1 में हमारे अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं भाग नंबर 4 के अंदर। और इन्हीं 1 से 4 तक के अनुच्छेदों को हम बात करेंगे आज। तो प्यारे साथियों देखिए, भाग नंबर, अनुच्छेद नंबर 1 में क्या है। प्यारे साथियों, मैंने आपकी क्लास में कभी भी टाइम खराब करने की कोशिश नहीं की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, जिससे कि मेरा जो है कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाता है कि हाँ, आपका भी थोड़ा सपोर्ट है, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। प्यारे साथियों देखते हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो आइए प्यारे साथियों, अनुच्छेद एक में हमारे पास आता है
इंडिया और राज्य। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। इंडिया अर्थात भारत का क्षेत्र। आइए साथियों देखते हैं। इंडिया एवं या अर्थात इंडिया अर्थात राज्यों का संघ। इंडिया अर्थात राज्यों का संघ। इंडिया अर्थात राज्यों का संघ। आपसे एक लाइन में पूछा जा सकता है कि प्यारे साथियों हमारे अनुच्छेद नंबर 1 में क्या है, तो राज्यों का संघ, इंडिया तथा भारतीय राज्यों का संघ। इस जगह आप भारतीय लिख लें, भारतीय राज्यों का संघ। आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने इसलिए लिखवाया ये दूसरा शब्द दोबारा से, क्योंकि मेरे ध्यान आ गया था कि भारत के संविधान में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में जो भारत के नाम प्रयोग हुए हैं वो कौन कौन से नाम प्रयोग हुए हैं। तो इंडिया और भारतीय नाम प्रयोग हुए हैं हमारे संविधान के अंदर, और कोई भी नाम हमारे पास संविधान में प्रयोग नहीं हुआ, जैसे हिंदुस्तान है, सिंध है, और भी कई सारे नाम हैं जिसके बारे में मैंने आपको हिस्ट्री में बताऊंगा। और भी हमारे सारे कई सारे नाम आते हैं, जैसे जम्बूद्वीप है, पुराणों में कहा है जम्बूद्वीप, राजवंशों ने हिंदुस्तान भारत का है, इसी के बारे में हमें बताया है। तो इंडिया और राज्य पहले अनुच्छेद में आते हैं। तो प्यारे साथियों अब देखते हैं अपने अगले अनुच्छेद को। अगले अनुच्छेद के बारे में हम देखते हैं। आइए अनुच्छेद नंबर 2 है। अनुच्छेद 2 में क्या लिया है, तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 2 में है भारत में नवीन राज्यों का उदय। तो आइए देखते हैं। भारत में नवीन राज्यों का उदय या नए क्षेत्रों का प्रवेश। नए क्षेत्रों का प्रवेश। प्यारे साथियों आप नोट जरूर करते चले। मैंने जब आपको हर क्लास में बताया कि आप मेरी क्लास को नोट करते चलेंगे तो मैं आपको यूपीएससी का भी 70% सब्जेक्ट इसी क्लास से मैं आपको समाप्त करा दूंगा। ये आप इतना विश्वास आप मेरे ऊपर मान के चलें, क्योंकि विश्वास ही होता है जो आपको आगे बढ़ाता है, पैशंस ही होता है जो आपको एक रास्ता दिखाता है। क्योंकि जल्दी से कुछ नहीं होता प्यारे साथियों, जल्दी से जो होता है वो आपको कुछ समय के लिए रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जो कुछ भी पाना है, अगर आप जल्दी पाना चाहते हैं तो आपको जल्दी तो वो मिल जाएगा, लेकिन वो कुछ आपके पास कुछ समय के लिए ही रहेगा। हमेशा के लिए आपके पास कुछ रहना है तो उसके लिए आपको मेहनत भी ऐसी ही करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं भारत में नवीन राज्यों का उदय। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कि हमारे संविधान में आया सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य को 35वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे जो संविधान है उसके अंदर जोड़ा गया। तो आइए देखते हैं 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 1972 के अंदर, और ये 1972 नहीं सॉरी 1974 के अंदर। और इसमें क्या हुआ, जो सिक्किम था तो सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया। शहर राज्य का दर्जा दिया। और अगले संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। 36वां संविधान संशोधन हुआ हमारे पास, और जिसके तहत हमारा ये भी कब हुआ था, ये हुआ प्यारे साथियों 1974 के 75 के अंदर हुआ। अगले साल ही हुआ 1975 में 36वां संविधान संशोधन, और इसके तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला। नवीन राज्य का उदय हुआ है, जैसे कि इसमें बताया नवीन राज्य का प्रवेश। तो भारत के अंदर नवीन राज्य कहाँ कैसे प्रवेश होते हैं, तो दूसरे अनुच्छेद के तहत ही हम प्रवेश करते हैं। अगले अनुच्छेद को हम देखते हैं प्यारे साथियों। आप नोट कर सकते हैं इसे, आप इसे नोट कर सकते हैं।
क्योंकि हर पॉइंट को नोट जरूर करते चलें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए प्यारे साथियों, अगले पॉइंट को हम देखते हैं। अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 में क्या क्या बताया गया है? तो भारत में जो नवीन राज्य होंगे उनके नाम में प्रवेश और सीमा में परिवर्तन। तो भारत अनुच्छेद नंबर 3 देखें। अनुच्छेद नंबर 3 है भारत में नवीन राज्यों के नाम में परिवर्तन कोमा सीमा में परिवर्तन। नवीन राज्यों के सीमा में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन, जैसे कि हमारे पास जो बांग्लादेश था इसकी सीमा में परिवर्तन किया गया और कुछ लगभग तीन बीघे का गलियारा दिया गया किसे? बांग्लादेश को। कौन से संविधान के तहत? तो आइए इसे आप इस नोट कर सकते हैं। तो हुआ हमारे पास 100वां संविधान संशोधन, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 100वां संविधान संशोधन। आप हिंदी में ही लिखते चलें। 100वां संविधान संशोधन हुआ और यह हुआ हमारा 2015 के अंदर। 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। और इसके तहत क्या हुआ? तो प्यारे साथियों, इसके तहत जो बांग्लादेश था हमारा, इसकी सीमाओं का समझौता हुआ किस किस के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ समझौता। और किसके तहत क्या हुआ? जो बांग्लादेश था इसे 3 बीघा गलियारा दिया गया भारत की तरफ से। जब जाके इनकी सीमाओं में जो परिवर्तन हुआ वो किसके तहत हुआ था? तो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत हुआ था ये काम। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद नंबर 4। प्यारे साथियों, अगला अनुच्छेद आता है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद नंबर 4। आइए देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 हमारा आता है क्या? प्यारे साथियों, अनुच्छेद 4 हमारा आता है जो हमारा, पहले आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लें। जो संविधान संशोधन हुआ ये, तो ये संविधान संशोधन ही क्यों हुआ? साधारण है क्यों नहीं हुआ? प्यारे साथियों, जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद है हमारा 368। अनुच्छेद 368 के तहत हमारे भारत के अंदर क्या होता है? संविधान संशोधन होते हैं। तो प्यारे साथियों, इसे जो कहा गया ये संविधान संशोधन नहीं बल्कि साधारण विधेयक से ही पेश किया गया, क्योंकि जो अनुच्छेद नंबर 3 है इसमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। इसमें तो आप लिख सकते हैं 368 के तहत बाध्य नहीं। यानी अनुच्छेद 368 के तहत आप इसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते। साधारण विधेयक से भी ये काम हो सकता है। आइए साथियों, अगले को देखते हैं। अगला आता है हमारे पास अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 में हमें क्या दिया है? जो अनुच्छेद 1, 2, 3 ये तीनों अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद नंबर 4 है जो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत जो काम किया गया है, जो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत जो कार्य किया गया इनके लिए संविधान संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। इसे आप साधारण विधेयक से भी कर सकते हैं। इसी के बारे में बताया अनुच्छेद नंबर 4 में कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। 1, 2, 3 अनुच्छेद में आपको संविधान संशोधन करना कोई अनिवार्य नहीं है। आप इसे साधारण विधेयक से भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था अभी बांग्लादेश, तो इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया था, बल्कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया और इसी के तहत हो गया था। आइए देखते हैं 1, 2, 3 को प्रभावित करने के लिए
प्रभावित करने के लिए संविधान संशोधन संविधान संशोधन जो है वो करना अनिवार्य नहीं है। संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। साधारण विधेयक से भी हो साधारण विधेयक भी पेश कर सकते हैं। मेरे साथियों, ये हो गए हमारे पास अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जानकारी हमारे पास आ चुकी है। और इसके बाद हम देखेंगे भारत के अंदर जो हमारे संविधान के अंदर आया राज्यों का एकीकरण। यार साथियों, राज्य के एकीकरण के बारे में हम जानकारी लेते हैं इससे आएगी, क्योंकि इसी के अंदर पॉइंट आता है कैसे कैसे हमारे पास राज्य उदय हुए, और इसी के बारे में हम बताएंगे अगले पॉइंट में। आइए प्यारे साथियों, इसके बाद हमारे पास आएगा भारत का एकीकरण। आइए भारत का एकीकरण करते हैं। भारत का एकीकरण, तो भारत के एकीकरण की शुरुआत किसने की थी? तो ये प्यारे साथियों, ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ही भारत का एकीकरण किया था। इसीलिए इन्हें कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष या बिस्मार्क या लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने ही काम करा था भारत का एकीकरण। और भारत का एकीकरण किया, और इन्होंने लगभग 552 रियासतों को मिलाया, एक दूसरे में मिलाया, और भारत में प्रांत बनाने शुरू किए। तो आइए देखते हैं, 552 प्रांतों को मिलाया, और लगभग इन्होंने इन्हीं से 548 प्रांत बनाए। यानी 500 उस टाइम पे प्रांतों को क्या कहा जाता था? रियासत। 548 रियासत बनाई। और इसके बाद क्या हुआ मेरे साथियों? इसके बाद हमारे पास क्या हुआ? इसमें से जो रियासतें बनाई, इसमें से 3 रियासतें रह गई थी, और इन्हीं तीन रियासतों ने शामिल होना मना कर दिया कि हमें आपकी इसमें शामिल नहीं होना है। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ? तो इसके बाद हमारे पास जगह जगह आक्रोश होने लगा, और हमें जरूरत पड़ी कि हाँ, कि इन तीनों को भी मिलाना चाहिए। वो कौन से थे? वो थे हैदराबाद, एक था हैदराबाद, और दूसरा प्यारे साथियों दूसरा था जूनागढ़, और तीसरा था कश्मीर। और इन्हें कब मिलाया प्यारे साथियों? इन्हें कब मिलाया और कैसे कैसे मिलाया? तो सितंबर 1946 में, और ये फरवरी 1948 में, और कश्मीर को प्यारे साथियों, कश्मीर को भी मैं आपको कश्मीर की सारी जानकारी दूंगा, इस वीडियो में छोड़ देता हूं। आप पहले इन्हें देख लें कि हैदराबाद को सितंबर 1940 में भारत में मिलाया गया, और भारत में विलय हुआ। इसका कैसे विलय हुआ था? तो जनमत संग्रह के द्वारा। किसका विलय हुआ? तो किसका विलय हुआ था प्यारे साथियों? जूनागढ़ का हुआ था। और हैदराबाद का कैसे हुआ? तो सैन्य कार्रवाई से, क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे थे, इसीलिए पुलिस ने वहां पर शहर लगा दी और सबको कब्जे में किया और अपना अधिकार जमाया। क्योंकि हमें आजाद होना था किससे? ब्रिटेन से सही तरह से, और हमें अपना एक बढ़िया संविधान तैयार करना था। इसीलिए
क्या हुआ, तो प्यारे साथियों हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा विलय करवाया। और अगला आता है, अगला जूनागढ़, इसे जनमत संग्रह के द्वारा विलय करवाया। और हमारे पास अगला आता है कश्मीर जो था, इन्हें जो विलय करवा दिया, लेकिन हुआ क्या, कश्मीर जो था वो कहता था, वहां का उस टाइम पे जो शासक हुआ करता था, जो नेता हुआ करता था, वो कौन था, वो था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया कि अपना विलय पत्र नहीं सौंपा और कहा कि नहीं, हमें अपने आप में स्वतंत्र रहना है, हमें भारतीय सरकार से कोई मतलब नहीं है, हम अपना संविधान अपने आप बनाएंगे। तो प्यारे साथियों हुआ क्या, इसके बाद जो पाकिस्तान था, जो इस टाइम पे बढ़ चुका था पाकिस्तान, उसी ने क्या किया, तो प्यारे साथियों 1947 के अंदर अटैक कर दिया, किस पे, कश्मीर पे, जिससे परेशान हुआ कौन, और कश्मीर पर अधिकार कर लिया, जिससे परेशान हुआ हरि सिंह। हरि सिंह ने फिर क्या किया, तो भारतीय सरकार के पास गया और कहा कि मैं अपना विलय पत्र आपको सौंपना चाहता हूं, वरना ये कश्मीर खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए भारतीय सरकार ने 1947 में अपनी सेना को, भारतीय सेना को पाकिस्तान की सीमाओं पर भेजा और उन्हें रोका। लेकिन जब तक भारत पहुंचता, तब तक वो कुछ रास्ते पर अधिकार कर चुके थे। तो आइए उसी के बारे में हम देखते हैं, जिसे हम कहते थे क्या, पाक ऑक्यूपाइड, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई थी, उसके बारे में बताता हूं। आइए साथियों, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, तो आप कश्मीर के बारे में देख लें। कश्मीर का शासक था कौन, हरि सिंह, शासक था महाराजा हरि सिंह। और इसी ने नहीं सौंपा था अपना विलय पत्र। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। आप पहले इस जानकारी को लिख लें, तभी इसके बाद में समझ में आएगा आपको, वरना समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन कठिन नहीं, मैं आपको आया हूं आपके सामने, तो इसे बिल्कुल आसान से भी आसान बनाने के लिए आया हूं। तो हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा भारत आजाद हुआ, तो प्यारे साथियों भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में अलग अलग भाग में बट गए, और ये दो भागों में बटे, जिन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान और भारत, यानी इंडिया और पाकिस्तान। ये दो भागों में बट गए। और दो भागों में कैसे कैसे बटे प्यारे साथियों, तो 15 अगस्त 1947 को बना कौन, भारत, और 14 अगस्त 1947 को कौन बना, तो ये बना 15 अगस्त 1947 को, और ये बना 14 अगस्त 1947 को। और ये प्यारे साथियों किसके तहत हुआ था, तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ यह काम। और अगली इसके बाद क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया आपस में, तो जो कश्मीर था ये स्वतंत्र लिया, और इसने कहा कि मुझे किसी की साइड नहीं जाना है, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। यहाँ का शासक बना कौन, जिसे कहते हैं महाराजा हरि सिंह। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जो पाकिस्तान था, उसकी नीयत ठीक नहीं थी, और उसने यहाँ पर अटैक कर दिया। कहाँ पर, इंडिया में अटैक कर दिया, और पाकिस्तान के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं प्यारे साथियों। तो हुआ क्या, तो अक्टूबर 1947 की बात है। अक्टूबर 1947 में जो हमारे पास था भारत, और भारत पर अटैक किया किसने, पाकिस्तान ने। कब, 1947 में, और क्यों, तो कवालियों के भेष में। अक्टूबर 1947 में कवालियों के भेष में अटैक किया। और इस बात से परेशान हुआ महाराजा हरि सिंह
और ये पूछा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना विलय पत्र सौंपा और विलय पत्र को दिया 26 अक्टूबर 1947 को इसने विलय पत्र दिया। विलय पत्र किसे दिया? तो उस टाइम में प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे पास बने हुए थे जिसे हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो विलय पत्र भारत सरकार को दिया। और इसके बाद क्या हुआ? जो भारत था इसने अपनी सेनाओं को भेजा और जो पाकिस्तान था इस पर अटैक किया। और फिर भी हमारे पास क्या हुआ? जब तक हमारा जो था वो POK जिसे कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर पर अधिकार कर चुके थे। और हमारे पास जो हमें बंटवारा जब हमारी भारतीय सेना पहुंची तो कुछ समय युद्ध चलने के बाद, भारत और पाकिस्तान में युद्ध चलने के बाद, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था अक्टूबर 1947 में। और जब कुछ समय तक युद्ध चलता रहा तब विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया और जहां और पाक अधिकृत कश्मीर को सीमाएं बना दी कि हाँ यही आपकी सीमाएं हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो विश्व बैंक है वो सही नहीं है और इसी ने हमारा जो था भारत इसे 2 भागों में विभाजित करवा दिया, 2 भागों में विभाजित करवा दिया। इसके बाद हमारे पास जो है कश्मीर जो है वो शामिल हो चुका था और भारत में नवीन राज्यों का उदय होने लगा था और नए नए राज्यों की जगह जगह मांग उठने लगी। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ? तो साथियों इसके बाद जो हमारा तेलंगाना था उस टाइम पे आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश के कुछ तेलुगु यानी दक्षिण भारत में मांग होने लगी कि हमें भाषाई आधार पर राज्य चाहिए और यहीं से शुरू हुआ हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे कल। अब चलते हैं अपनी क्लास से विदा लेते हैं। अंत में मैं वही कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। मैं मानता हूं कि क्लास बहुत बिंदास लगी होगी कि मैंने आपको सारी जानकारी बताई, आपको कुछ भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा कि एक भी पॉइंट मैं आपको छोड़ दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं यूपीएससी का भी 70% सब्जेक्ट इसके अंदर लेकर चलूंगा, तो मैं उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। यानी या तो मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दे सकता था कि 3 राज्य हैं और तीनों को विलय कर दिया और आपकी क्लास समाप्त हो जाती। नहीं, मैंने सोचा कि यूपीएससी का सिलेबस जो होता है वो थोड़ा डीपली होता है, उसी के बारे में मैं लेके चला। मैंने आपको सारी जानकारी बताई। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी और अपने सभी साथियों में शेयर कर दें, जिससे कि सभी को पता चल जाए और हर रोज सभी बच्चे जुड़े स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर हर रोज 2 PM पर। तो आइए प्यारे साथियों चलते हैं। अंत में वही, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता, अपने गुरुजन, अपने माता पिताओं का सम्मान करें और चलते हैं अपनी क्लास से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।